बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, आज हम हिंदी में व्याकरण का एक टॉपिक शुरू करेंगे। जी हाँ, टॉपिक का नाम है समास। बच्चों, यह टॉपिक लेने का सबसे पहले इस टॉपिक को हमने व्याकरण में क्यों लिया, इसका भी मैं कारण आपको बताती हूँ कि हम इस टॉपिक को सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं। ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को सबसे पहले व्याकरण में। बच्चों, हमने जो वसंत में पाठ पढ़े हैं, सबसे पहले हम उन पाठों में जो व्याकरण प्रयोग में ली गई है, उन पाठों से संबंधित व्याकरण के टॉपिक्स हम पहले समझेंगे। हमने हिमालय की बेटियां पाठ पढ़ा, उसमें द्वंद्व समास का हमने एक प्रश्न देखा। उस प्रश्न को हमने किया तो वहां पर द्वंद्व समास एक शब्द आया। उस शब्द के बारे में जानना व्याकरण की दृष्टि से उस पाठ के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हम आज समास शुरू करेंगे, जिसके बारे में आप पिछली कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं समास के बारे में, समास क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हमने अच्छे से पढ़ा है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ रिकॉल होगा। तो हम शुरू करेंगे बच्चों समास। सबसे पहले हम जानें कि समास क्या होते हैं और क्यों जरूरी हो रहा है हमारे लिए समास को पढ़ना। व्याकरण को पढ़ना तो हमें जरूरी है ही। आप जानते हैं व्याकरण हमारी भाषा को शुद्ध करती है। व्याकरण के पढ़ने से हमें भाषा को समझने में आसानी होती है। समास को पढ़ना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? बच्चों, हिंदी में कई तरह के शब्दों की रचना होती है, कई प्रकार से शब्द बनते हैं, निर्माण होता है शब्दों का। समास भी शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, इससे भी शब्द बनता है। बहुत अनगिनत शब्द है हमारे हिंदी साहित्य में, हिंदी शब्दावली में बहुत सारे शब्द हैं। शब्दों के बारे में भी हमने पढ़ा है, जाना है। तो ये नए नए शब्द कैसे बन जाते हैं, कहाँ से बन जाते हैं, इनकी एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। अलग अलग तरह से ये शब्दों का निर्माण होता है। समास भी शब्द बनाने की ही एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया होती है समास, जिसके द्वारा शब्द समूह को संक्षिप्त किया जाता है। एक संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया। संक्षिप्त करना यानी छोटा करना, शॉर्ट में करना। तो शब्द समूह है, उस शब्द समूह को छोटा कर दिया जाता है समास की प्रक्रिया के द्वारा। तो एक नया शब्द हमें प्राप्त होता है। यही प्रक्रिया बच्चों समास कहलाती है, जो कि हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जाने समास क्या होता है। समास का संक्षिप्त तात्पर्य संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है शॉर्ट, छोटा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई नया और छोटा शब्द बना है, उस शब्द को समास कहते हैं। तो यह एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया हुई, एक नया शब्द हमने प्राप्त किया, प्रोसेस हुई। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जहां कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, वह समास कहलाता है। जैसे उदाहरण, हाथ के लिए कड़ी को हम किस शब्द के द्वारा बोलते हैं? हथकड़ी। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर को हम क्या कहते हैं? रसोई घर। नीलकमल, नील और कमल को हम क्या कहते हैं? नीलकमल, है ना। हम यही इन्हें कहते हैं, शॉर्ट रूप में कहते हैं।
तो ये उदाहरण है कि किस तरह दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उन्हें छोटा किया जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा। तो यह एक संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है। इसका अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हम समास कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है। अब सामासिक शब्द, समास के द्वारा जो नया शब्द बना, समास की प्रक्रिया हुई, शब्द समूह को हमने छोटा किया और एक नया शब्द बना, इस प्रक्रिया को समास कहा। और इस समास के द्वारा जो शब्द बना उस शब्द को हम क्या कहेंगे? सामासिक शब्द। इस समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। जैसे हमने रसोई के लिए घर का रसोई घर बनाया, तो रसोई घर सामासिक शब्द बना जिसे समस्त पद भी कहा जाता है। और इसमें समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। के लिए गायब हो गया है ना, जैसे नीलकमल, नील और कमल ना, तो यहां पर नीलकमल आ गया, विभक्ति के चिन्ह गायब हो गए। तो ये जो शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द या समस्त पद कहा जाता है। इस समस्त पद में बच्चों दो पद होते हैं। जो समस्त पद बनता है उसमें दो पद होते हैं, दो शब्द होते। पद क्या होता है? शब्द होता है। पद शब्द को ही कहते हैं, लेकिन यह शब्द जब वाक्य में जुड़ जाता है, वाक्य में प्रयोग में लिया जाता है, तो पद बन जाता है। जैसे कमल एक शब्द है, और यदि मैं कहूं कमल जल में सुंदर दिखाई दे रहा है, तो यहां कमल क्या है? पद बन गया। जब वह वाक्य में जुड़ जाता है तो पद बन जाता है। पद और शब्द एक ही होता है, ठीक है। लेकिन शब्द जब वाक्य के अंदर प्रयोग में लिया जाता है तो पद, उसे पद कहते हैं। तो यहाँ पर सामासिक शब्द जो बना, समस्त पद जो बना, उसके दो पद होते हैं। पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। दूसरे पद को हम क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, अब इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है, ठीक है ना। गंगा जल, गंगा आगे है, आगे वाला पद होता है पूर्व पद और पीछे वाला पद जल उत्तर पद होता है। तो हर सामासिक शब्द के दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने समास क्या होता है ये पढ़ा। समास एक प्रक्रिया होती है, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया के द्वारा जो शब्द बनता है उसे हम सामासिक शब्द कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। और इस समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। यहां तक हमने पढ़ा। अब इसके बाद बच्चों आता है समास विग्रह। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। कि जब सामासिक जो शब्द बनता है, समस्त पद, उसे हम सरल शब्दों में कहें कि अलग अलग करने की प्रक्रिया, समस्त पद को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, हमने माता को भी अलग कर दिया, पिता को भी अलग कर दिया और बीच में लगा दिया, है ना। तो जब इन समस्त पदों को अलग किया जाता है तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। इसके बाद बच्चों समास के भेद, समास की पूरी प्रोसेस आपने पढ़ी। अब ये समास अलग अलग प्रकार के होते हैं। 6 भेद होते हैं समास के। पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में
उत्तर पद प्रधान होता है। बच्चों एक बात आप ध्यान रखिएगा कि सारे समास में जितने समास के प्रकार हम पढ़ेंगे उन सभी में दोनों पदों की प्रमुखता, पहला पद, दूसरा पद, प्रधान, इन सब का महत्व है। इन दोनों पदों के आधार पर ही इतने सारे समास बांटे गए हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इन दोनों पदों में से पहला पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, दोनों ही प्रधान नहीं है। इसी तरह से सारे समास को हम पहचानेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद कौन सा? बाद वाला। गंगा जल हमने लिया था ना उदाहरण, जिसमें जल क्या था? उत्तर पद, पीछे वाला शब्द। उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। प्रधान यानी मुख्य होता है, जिस पर पहला पद आश्रित होता है, निर्भर करता है पहला पद। पूर्व पद गौण होता है, वह इतना अधिक महत्व नहीं रखता जितना उत्तर पद रखता है। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, राजा का कुमार, राजकुमार, तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत, यानी किया हुआ। तो ये तत्पुरुष समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसके प्रकार, अब यहां तत्पुरुष समास के प्रकार हैं। 6th क्लास में आपने नहीं पढ़ा प्रकारों के बारे में, यहां हम 7th में हम प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के प्रकार, इसमें बच्चों जो कारक होते हैं, कारक के बारे में आप आगे और पढ़ेंगे। आपने 6 में भी पढ़ा है, पिछली कक्षा में आपने कारक पढ़ा है। तो तत्पुरुष समास के जो प्रकार हैं वो कारक की इन्हीं विभक्तियों पर, जो समास आपको दिखाई दे रहे हैं प्रकार, ये कारक की विभक्तियों के आधार पर है। कारक की 8 विभक्तियां होती हैं, हमने पढ़ी है। उन 8 में से 8वीं विभक्ति को छोड़कर 7 विभक्तियों का प्रयोग यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है ना, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए उपादान का हमने पढ़े हैं ये। तो यही विभक्तियां, यही कारक की जो कारक हैं वही तत्पुरुष समास के प्रकार हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, समास अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये 6 प्रकार के तत्पुरुष है, यहाँ पर तत्पुरुष समास के प्रकार हैं जो कारक की विभक्तियों के अनुसार है। कर्म तत्पुरुष, जो कर्म कारक की विभक्ति है को, कर्ता ने कर्म को के लोप से यह समास बनता है। को विभक्ति के गायब होने से यह समास बनता है। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। करण तत्पुरुष से और के द्वारा के लोप से यह समास बनता है। लोप यानी गायब होना, उनके गायब होने से यह समास बनता है। जैसे वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष, के लिए का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अपादान पुरुष, से का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष, का, के, की आदि का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे राजसभा, राजा की सभा। अधिकरण तत्पुरुष, में और पर का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे जल समाधि, जल में समाधि। तो ये इसके प्रकार हैं। इसके बाद तत्पुरुष समास के उदाहरण। उदाहरण देखिए, रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। मनमाना, मन से माना हुआ। शराहत, शर से आहत। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। गौशाला, गौ के लिए शाला। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हुए। इसके बाद आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में, जैसा कि इसके नाम से हम समझ रहे हैं कि इसमें अव्यय है। अव्यय यानी अविकारी शब्द, जैसा कि हमको इसके नाम से दिखाई दे रहा है कि अव्ययी भाव समास, अव्यय है ना, इसके नाम से हमें दिखाई दे रहा है। अव्यय क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होता है कि जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से कोई भी प्रभाव न हो, जो अपरिवर्तित होते हैं, कोई परिवर्तन जिनमें नहीं होता है, वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं।
तो ऐसे हिंदी में कई शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से। तो वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो, वह उसके संयोग से समस्त, और उसके संयोग से उसके जोड़ने से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान था, यहाँ पूर्व पद प्रधान है। और पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय शब्द कौन से होते हैं? जैसे तथा, एवं, और, किंतु, ये सारे शब्द जिनका लिंग वचन किसी भी लिंग के साथ इन्हें प्रयोग में करें तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द होते हैं अव्यय। तो अव्ययी समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि आते हैं। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर, यथामति, मति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रति सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह। तो ये सारे इसके उदाहरण हुए। इसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जल्दी समझ में आ जाता है। वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात इसका पहला पद विशेषण होता है। विशेषण हम जानते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और दूसरा पद विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अथवा एक पद उपमान व दूसरा उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है उपमान, जिससे तुलना की जाती है उपमेय, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उपमान और उपमेय जिसमें तुलनात्मक, जिसमें तुलना की जाती है, और विशेषण और विशेष्य विशेषता से संबंधित। तो ऐसे दोनों पद हो, पहला पद विशेषण हो, दूसरा विशेष्य हो, पहला पद उपमान हो, दूसरा उपमेय हो, तो ऐसे शब्दों को कर्मधारय समास हम कहते हैं। ऐसे शब्दों में कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में जो या के समान शब्द आते हैं, है ना? जो आता है या के समान, जब इसका विग्रह करते हैं तो जो शब्द आता है या के समान शब्द इसके इसमें आता है। जैसे महादेव, महान है जो देव। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। कर कमल, कमल के समान कर। अब इसमें एक और बात आप विग्रह के द्वारा ध्यान रख सकते हैं कि जिनमें जो आता है वो विशेषण और विशेष्य के बारे में हमें बता रहे हैं, उनमें विशेषण और विशेष्य का संबंध है। और जिसमें समान आ रहा है उनमें उपमेय और उपमान का संबंध है। ठीक है? कर कमल, कमल के समान कर, तो यहाँ पर उपमेय और उपमान है। नरसिंह, सिंह रूपी नर, रूपी, रूपी भी जहां आएगा वहां पर तुलना है, तो वहां उपमेय और उपमान का संबंध है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, यहाँ उपमेय और उपमान है। देहलता, देह रूपी लता, यहाँ भी उपमेय और उपमान है। नव युवक, नव है जो युवक, जो आया है तो यहाँ विशेषण और विशेष्य है। कमल नयन, कमल के समान नयन। नील कमल, नीला है जो कमल। तो इस तरह से कर्मधारय समास को हम स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं कि दोनों पदों में यदि विशेषण विशेष्य है, उपमेय और उपमान का संबंध है, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। इसके बाद आता है चौथा द्विगु समास। बच्चों, द्विगु समास सबसे सरल है और जल्दी से पहचान में आता है ना? इस समास को पहचानने में तो गलती हम कर ही नहीं सकते यदि हमने इसकी डेफिनेशन को समझ लिया, इसकी परिभाषा को हमने समझ लिया। द्विगु समास होता है कि ऐसा समास, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्या यानी नंबर होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं ना जिनके पहले पद में नंबर होता है, तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, अब यहाँ पर तीन है, तिरंगा हम ले लें, तिरंगा तीन रंगों का समूह है ना, तो यहाँ तीन क्या है? पहला पद तीन है, त्रि, तो तीन संख्या है। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं वो द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। जैसे इसके उदाहरण हम देखें, दोपहर, दो पहरों का समाहार। शताब्दी, 100 सालों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेड़ियों का समाहार। तिमाही, 3 माहों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार।
तो ये शब्द द्विगु समास कहलाते हैं, जिनमें पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद में समूह का बोध हमें कराता है। समस्त पद वहां पर द्विगु समास होता है। इसके बाद आता है बच्चों द्वंद्व समास, जिसके बारे में हमने अपने लेसन में पढ़ा था। द्वंद्व समास है ना, कि द्वंद्व समास एक शब्द आया था और ये द्वंद्व समास मैंने बताया भी था वहां आपको कि द्वंद्व समास क्या होता है। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि का योजक लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। और इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, डैश लगा होता है। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं जिनके बीच में डैश लगा है वो सारे शब्द द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे अन्न जल, अपना पराया, और कभी कभी एक पद दूसरे पद का विलोम भी होता है ना, विलोम होता है, लेकिन एक जैसे शब्द नहीं होते हैं। एक जैसे शब्दों के बीच में भी योजक लगा होता है, लेकिन एक जैसे शब्दों को हम द्वंद्व समास के अंतर्गत नहीं लेंगे। वो पुनरुक्ति होता है, उनका दोहरान होता है शब्द का, वो हम इसके अंतर्गत नहीं लेंगे। इसके अंतर्गत ऐसे शब्द आएंगे जो दोनों ही पद जिसमें प्रधान होते हैं, दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं। अन्न जल, अपना पराया, राजा रंग, देश और विदेश, रुपया पैसा, मारपीट, मार और पीठ, माता पिता, माता और पिता, दूध दही, दूध और दही। तो यह इसकी पहचान होती है कि इसके बीच में डैश लगा होता है और जब समस्त पद बनता है तो जब समस्त इसका हम समास बनाते तो इसमें और अथवा एवं आदि योजक लुप्त हो जाते हैं। उसका विग्रह करते हैं तो इसमें और तथा एवं जुड़ जाते हैं। तो ये होता है द्वंद्व समास। इसके बाद बच्चों आता है छठा लास्ट बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास भी बहुत ही सरल होता है और हमें जल्दी से पहचान में आ जाता है। जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अभी तक तो हम देखते आ रहे थे कि एक पद प्रधान है, दूसरा पद कौन है, एक दोनों पद प्रधान है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान नहीं है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे गजानन, गज से आनंद वाला, अर्थात कौन गजानन, गणेश जी। त्रिलोचन, तीन आंखों वाला, अर्थात शिव जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। अब यहाँ पर बच्चों बहुव्रीहि और कर्मधारय और बहुव्रीहि द्विगु, इनमें कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे चतुर्भुज है ना, जैसे ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज हम द्विगु में भी ले सकते हैं, लेकिन कब लेंगे, जब हम इसका समास विग्रह करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हम समास विग्रह में समूह लिख रहे हैं। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं का समूह यदि हमने लिखा है तो वो द्विगु समास होगा। और यदि हम लिख रहे हैं 4 भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात विष्णु, यदि हम ये लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। जैसे माखन चोर, कोई एक शब्द लिया हमने, है ना, माखन चोर। अब माखन चोर में जैसे हम ले कि ये विशेषण और विशेष्य का काम भी कर रहा है, तो ये कर्मधारय भी हो सकता है, लेकिन माखन चोर से हमें तीसरे पद की ओर भी संकेत मिल रहा है कि ये कृष्ण भी हो सकता है। तो हम समास विग्रह करते समय इन बातों का ध्यान रखें। समास विग्रह करते समय यदि पूछा जाए कि चतुर्भुज का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए, यदि आप वहां लिखेंगे चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह और बहुव्रीहि समास तो गलत होगा। आपको वहां लिखना होगा चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। यदि आप लिखेंगे चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, द्विगु समास, तो सही होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने इन सभी के बारे में पढ़ा। समास के बारे में थोड़ा बोरिंग लगता है ना व्याकरण को पढ़ना, लेकिन फिर भी मजा तो आता है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, और शुद्धता भी आएगी आपके बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, सभी में शुद्धता आएगी। तो व्याकरण के सभी विषयों को, सभी टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो आज हमने समास के बारे में पढ़ा, पूरा समास पढ़ा। इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको
दूंगी, आप उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे।